आपको बता दूं कि यहाँ पर बंडलों की गिनती शुरू हो गई है। एक बार फिर से हम चलते हैं जहाँ पर मतगणना का जो मुख्य स्थल है। आप देखिए यहाँ पर ये ये आप गेट देख रही हैं और ये सुरक्षाकर्मी इसी गेट से मतगणना स्थल के अंदर जाते हैं। और ये दाहिने तरफ विशेष से कहेंगे जरा दाहिने तरफ वाला जो दृश्य है वो दिखाएं। ये देखिए मतगणना हाल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वहीं मतगणना हो रही है जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतगणना यहीं पे हो रही है और अभी की जो अपडेट आपको बता दूं कि जो बंडलों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। और बंडलों की गिनती में जो पहली अपडेट आपको मैंने बताई थी कि सुदामा पटेल आगे चल रहे थे, अब वो अपडेट थोड़ा और अपडेट कर दूं। अभी जो सूचना है कि एक बार फिर से पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है प्राची। अब जो बंडलों की गिनती है उसमें सुदामा पटेल 2 नंबर पर पहुंच गए हैं। अन्नपूर्णा सिंह आगे हो गई हैं। आपको अपडेट बता देता हूं कि अन्नपूर्णा सिंह अब सुदामा पटेल से आगे चल रही हैं। जिस तरह से कुछ देर पहले जब यहां पर जो बैलेट बंडल थे उनकी गिनती शुरू हुई थी तो सुदामा पटेल आगे हो गए थे और अब सुदामा पटेल दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, यानी अन्नपूर्णा सिंह अब सुदामा पटेल से आगे हो गई है। वाराणसी का ये अपडेट है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं नीतीश, और बड़ी खबर यह है कि सुदामा पटेल पीछे हो गए हैं। आधे घंटा बीतने के बाद अन्नपूर्णा सिंह ने बढ़त बना ली है, वो आगे हो गई है। ये बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है कि आगे निकल गई है अन्नपूर्णा सिंह, जो कि बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी है, निर्दलीय प्रत्याशी है। तमाम सहयोगी ग्राउंड से बने हुए हैं। आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं, अनुभव के पास जाते हैं। अनुभव, वहां से क्या अपडेट मिल रही है फिलहाल? चलिए अनुभव के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं, वहां से शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेश, वहां की क्या तस्वीर उभर करके सामने आ रही है? वहां पर भी लगातार जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती है, कभी भाजपा कभी सपा की तरफ से उम्मीदवार जो है वो आगे चलते हुए दिखाई देंगे, आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए काउंटिंग जारी है और लगातार हम कह सकते हैं सपा और भाजपा के बीच में यहाँ पर फाइट है। 2 ही कैंडिडेट हैं और टक्कर जो है वो काफ़ी कड़ी है, लेकिन पलड़ा कुछ ना कुछ भाजपा का भारी है यहाँ पर। बहरहाल क्योंकि देखिए हम जैसा बता था, मीडिया को फिलहाल जहाँ पर काउंटिंग है वहाँ से बाहर कर दिया गया है, अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और अंदर खुद डीएम जो है वो मौजूद हैं। अपनी निगरानी में पूरी प्रक्रिया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है पूरी प्रक्रिया करा रहे हैं। सभी जो एसडीएम है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ अंदर किसी को भी जाने की देखिए अब अनुमति नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम जो निर्भर हैं उनके ऊपर कि वहाँ पर अंदर की जैसे ही पहले चक्र की काउंटिंग यानी पहले राउंड की काउंटिंग पूरी होगी तो तस्वीर जो है वो सामने आएगी। अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। अभी हमारे सामने देखिए कुछ आपको बताएं कि बिल्कुल शैलेश आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन अनुभव के पास कुछ बड़ी जानकारी है काउंटिंग सेंटर के अंदर से, वो हमारे साथ जुड़ गए आजमगढ़ से। अनुभव, पार्टी से निष्कासित किया। आज आप देखिए ये एफसीआई गोदाम है बेलैसा का आजमगढ़ में, जहाँ पर ये काउंटिंग सेंटर है और यहीं पर ये काउंटिंग हो रही। 14 टेबल बनाए गए हैं सब जगह। अभी जो ये हम कहें जो मतपत्र है इनके बंडल बनाए जा रहे हैं, यानी जैसा हमने पहले कहा ये प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है और उसी तरीके से वरीयता में इसकी काउंटिंग भी होती है। तस्वीर देखिए, विक्रांत भी टहल रहे हैं, अरुण कांत भी टहल रहे हैं, ये भी कैंडिडेट है। अरुण कांत भी कैंडिडेट हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं। इनके पिताजी इस बार रमाकांत यादव विधायक बने, लेकिन तब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो एमएलसी चुनाव में टिकट दिया और मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। 14 टेबल लगाई गई है हर जगह। अभी बंडल जो है, जो मतपत्र है उनके बंडल बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुल यहाँ पर 5 कैंडिडेट हैं और कुल 5,990 वोट यहाँ पर पड़े थे, जिनमें 4200 के आसपास जो वोट है वो आजमगढ़ में पड़े और 1700 वोट जो है वो मऊ में पड़े। अब 5 कैंडिडेट थे तो पांचों कैंडिडेट के अलग अलग नाम से देखिए जो वोट मिले हैं उसके बंडल बनाए जा रहे हैं और उसके बाद फिर वोटों की गिनती शुरू होगी। जैसा हमने पहले भी कहा, ये प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, यानी आप कैंडिडेट जो वोटर होता है वो कैंडिडेट को ईवीएम पर कोई बटन नहीं दबानी होती उसके लिए, उसको केवल जो बैलेट पेपर है उसमें एक लिखना है जिसको वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, यानी वरीयता दे रहा है। और इसी तरह जब गिनती होती है तो भी वरीयता के क्रम में होती है, यानी जिसको सबसे ज़्यादा एक अगर हम कहें जिसके मतपत्र पर 1 लिखा होगा उसे ही इस चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। यानी 51% वोट पाना जरूरी है। मान लीजिए अगर 4000 वोट कहीं पर है तो उसे 51% वोट पाना, या हम कहें 2001 वोट जो पाएगा वो जीत जाएगा। अगर प्रथम वरीयता में उतने वोट नहीं मिलते हैं तो फिर उसके लिए एक अलग व्यवस्था है। फिर जो जिसे प्रथम वरीयता में सबसे कम वोट मिले वो तो बाहर हो गया,
काउंटिंग की प्रक्रिया से, लेकिन उसके बैलेट पेपर में जिसे दूसरी वरीयता मिली होगी, यानी अगर जो प्रथम वरीयता में जो सबसे आगे है उसको द्वितीय वरीयता में ज़्यादा वोट मिले होंगे, तो फिर अगर उसके वोट 51% हो जाते हैं तो विजयी घोषित हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब ना उसको वरीयता में 51% वोट मिल पाते, तब बहुमत के आधार पर जो है वो वोटों की गिनती करने के बाद उसे विजयी घोषित किया जा रहा है। ये देखिए किया जाता है, और यहाँ आप देखिए ये पूरा 14 अलग अलग टेबल लगाए गए, जैसा हमने पहले भी कहा कि हर ब्लॉक के वोटों को देखिए मिला लिया गया, और फिर उसके बाद ये बंडल जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिससे कि कहीं किसी को ये पता ना चले कि किस ब्लॉक का कौन सा वोट है, या यहाँ किस ब्लॉक में किस पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है उसे कितने वोट मिले हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तमाम सारे अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, और ये पूरा आप देखिए तो ये जो मतगणना केंद्र है यहाँ पर अधिकारी भी लगाए गए हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, कहीं पर कोई समस्या ना होने पाए ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए जो एजेंट लोग हैं वो हर एक चीज़ नोट करेंगे, कौन कहाँ पर आगे है, कौन कहाँ पर है। अभी वोटों की गिनती फ़िलहाल शुरू नहीं हुई है, अभी चूँकि बंडल जो है वो बनाए जा रहे हैं, उसके बाद ही वोटों की जो गिनती है वो शुरू होगी। हम आपको लगातार तस्वीरें ये दिखा रहे हैं भीतर की, जहाँ पर ये पूरी काउंटिंग जो है वो हो रही है, और तमाम सारे जो कैंडिडेट के एजेंट हैं वो भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प सीट है आजमगढ़ की। दिलचस्प सीट इसलिए है क्यों, जब विधानसभा के चुनाव हुए तो एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई, 10 की 10 विधानसभा सीटें जो थी वो समाजवादी पार्टी जीत गई। तो अब बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराएं। क्यों, एक अगर एमएलसी में उसका विधायक हो जाएगा तो एक उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखिए लगातार जो है वो तमाम सारे जो लोग ड्यूटी में लगे हुए हैं वो लगातार अनाउंसमेंट भी यहाँ कर रहे हैं। हम आपको लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कोशिश भी करेंगे कुछ लोगों से। अरुण जी क्या है, अब तो वोटों गिनती है, क्या उम्मीद है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ जब तक काउंटिंग हो ना जाए। लग क्या रहा है, आप तो बड़ी मेहनत आपने की, 2017 से 22 तक बीजेपी के विधायक रहे, फिर विधानसभा में टिकट नहीं दिया क्योंकि आपके पिताजी लड़ रहे थे, अब एमएलसी में जब टिकट दिया तो आपने मेहनत की। लग रहा है कि साथ मिलेगा जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ही चुनाव है। ऐसा देखिए कि मेरा जो एजेंडा है वो अलग है। मैंने लोगों के विकास और उनके खुशहाल जीवन के लिए बात कही थी, पर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने पैसे लोगों को बांटे। अब ये देखना है कि लोग बेहतर ज़िंदगी या बेहतर भविष्य चाहते हैं या पैसे के पीछे भागते हैं। अब जब तक गिनती नहीं होगी तब तक हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं, और उम्मीद है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है पिताजी ने मदद की आपकी या पार्टी की मदद की, किसकी मदद की? मुझे लगता है कि मैंने ये चुनाव अकेले लड़ा है। अकेले लड़ा है बिना मदद के उनके? जी हाँ, लगभग जितने भी बड़े नेता थे सारे मेरे विरोध में ही थे, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों। अच्छा, आपके अपने दल के भी? किसी भी दल के रहे हों, वो मेरे विरोध में ही थे। बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपके अगर अपने दल के लोग विरोध में होंगे तो फिर? मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो मैंने महसूस किया है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। यानी आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेता ही आपके विरोध में आजमगढ़ में रहे हैं? जहाँ जहाँ बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं मैं वहीं कमज़ोर हूँ। जहाँ बीजेपी के नेता नहीं रहे या बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख नहीं रहे हैं वहाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है, ऐसा नहीं कि 100% लोग हमारे अगेंस्ट रहे हैं। 70% लोग हमारे विपक्ष में रहे हैं, बाकी 30% लोग हमारे साथ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम एक तरफ से सभी को बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूर ऐसा हुआ है, वरना स्थितियाँ ये नहीं होती। आपने एक और बयान दिया था अभी चुनाव के दौरान कि आपके पिताजी रमाकांत यादव जी बीजेपी में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, ये पॉलिटिक्स है, जिसको जहाँ अपना भविष्य सही दिखेगा वहाँ जा सकता है, इसमें क्या बुराई है। आपने कुछ कहा उनसे, कह रहे भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी मदद तो करिए ताकि हम भी एमएलसी हो जाएं, विधायक तो आप हैं ही। मैं उनको किसी तरह के धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने जो मेरे से करते बना वो मैंने किया। अब बाकी उन्होंने क्या किया इसका मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है। चलिए, ये अरुण कांत यादव हैं, रमाकांत यादव के बेटे हैं और एमएलसी चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट रहे, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने ही मदद नहीं की। इधर एक और देखिए उम्मीदवार बैठे हुए हैं, विक्रांत सिंह रेसू। मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। विक्रांत,
आप से हमने पहले भी बात की थी और आज अब काउंटिंग हो रही है, उम्मीद है, भरोसा है जीत का? बिल्कुल, जितने भी टेबल पे देखा जा रहा है तो बहुत अच्छा मत प्राप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जिस तरीके से पार्टी ने एक लेटर जारी करके पिताजी को आपके निष्कासित कर दिया, क्या उसका भी एक तरीके से जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने सोचा कि नहीं आपको अब जिताया जाए, एक मैसेज दिया जाए बीजेपी को, ऐसा भी है क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये इतने दिन के परिश्रम है उसका फल है। तो आप बीजेपी कार्यकर्ता तो आप भी हैं जी, और आप टिकट भी मांग रहे थे, टिकट मिला नहीं तो आप यहाँ लड़ गए। तो मान लीजिए आप जीत जाते हैं, आज वोट आपको, आप कह रहे हैं कि दिख रहा है, जीत जाते हैं तो फिर पार्टी बुलाती है तो पार्टी के ही एमएलसी कहलाएंगे या निर्दलीय कहलाएंगे? वो बात क्या कहलाना पसंद करेंगे? अभी जो चीज़ हो रही है उसको देख लिया जाए, फिर वो बात की चीज़ है, बाद में देखा जाएगा। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि हमारा तो बीजेपी नेताओं ने ही साथ नहीं दिया। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, भरोसा है आपका? उनकी राय है, वो अच्छे से जानते होंगे। भरोसा है आपको? बिल्कुल। पिताजी कुछ कह रहे हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ? नहीं, यहाँ क्यों रहे? आएंगे, वो यहाँ हैं, आजमगढ़ में है कि लखनऊ? नहीं है आजमगढ़ में। शाम को यानी जब नतीजे आएंगे तो जश्न में वो भी शामिल होंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। हमसे ज़्यादा तो खुशी उन्हीं को होगी, पिता के नाते। और अगर पार्टी कहेगी तो निष्कासन भी वापस हो जाएगा? अब वो सब बात की विषय, अभी चुनाव है, चुनाव चलने दीजिए। देखिए, बिल्कुल विक्रांत सिंह रेशू ये भी उम्मीदवार थे, बीजेपी बागी हम कह सकते हैं इनको, रिबेल, क्योंकि लगातार चुनाव में टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो एमएलसी के चुनाव में निर्दलीय खड़े हो गए। पार्टी ने बहुत समझाया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन नहीं बैठे, तो फिर इनके पिता बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और आप ये देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये अभी जो हम बार बार कह रहे हैं, ये बैलेट पेपर के जो बंडल है वो ठीक बनाए है। जा और रहे हैं। देखिए, अनुभव लगातार अंदर से तमाम अपडेट्स बता रहे हैं, प्रत्याशियों की बातें भी सुना रहे हैं, लेकिन वाराणसी से एक अपडेट मिल रहा है और उसके लिए हम सीधा रुख करेंगे नीतीश का। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है? उसमें जो वोट डाले गए, गणना है वो जारी है लगातार। देखिए आपके सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए सामने ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है और जो उधर जो सुरक्षाकर्मी है वहाँ पर मतों की गणना हो रही है। तो बनारस में मतों की गणना जारी है और अपडेट यही है कि अभी अन्नपूर्णा सिंह सुदामा पटेल से आगे चल रही हैं। अभी का अपडेट आपको यही बताते हैं कि अभी भी जो स्थिति है, अन्नपूर्णा सिंह लगातार सुदामा पटेल से आगे चले, लेकिन अगले अपडेट का इंतजार करना होगा और एबीपी गंगा आपको बताएगा कि आखिर कौन किससे आगे और कौन किससे पीछे। चूंकि बनारस की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप थे, इसके साथ ही धन बल के इस्तेमाल के आरोप थे और इतना ही नहीं, किसी को सीट बचाना है अपनी पैतृक, और अगर बात करें पारिवारिक सीट बचाना है। ठीक है नीतीश, आपके पास लौटेंगे और तस्वीरें वहां की देखेंगे किस तरीके से तैयारियां की गई है काउंटिंग को लेकर। लेकिन इससे पहले फर्रुखाबाद इटावा की तस्वीर जान लेते हैं, वहां से नितिन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वहां पर कोई हलचल है? नितिन बताइए, क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल देखिए, काउंटिंग सेंटर के बाहर की क्या हलचल है, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, क्योंकि जब जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था तो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ अभद्रता की गई, तो वो एक इशू बना था और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए थे। और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस समय सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली जी। मैम, आपसे बात करेंगे कैमरे की फेसिंग देखते हुए कि क्या क्या इंतजाम हैं, किस तरह से टोटल वोट 5238 हैं, तो कितने टेबल लगाई गई हैं, किस तरह से प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी क्या स्थिति चल रही है? हमारे यहाँ पे 96% पोलिंग हुई थी, उसी को देखते हुए यहाँ पर हमारी 60 टेबल लगी हुई हैं काउंटिंग के। सभी काउंटिंग स्टाफ पहुँच चुका है, सभी पार्टीज़ के एजेंट पहुँच चुके हैं, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है, सभी अधिकारी बिल्कुल सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं हर गतिविधि पे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल लेयर हमारी पुलिस और तलाशी व्यवस्था भी है। और इस तरह से अंदर कौन कौन लोग हैं, मतलब जो पोलिंग एजेंट हैं, कौन कौन लोग, किन किन लोगों को आपने इजाज़त दी है जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाने के लिए? स्ट्रॉन्ग रूम तो पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में खोल दिया गया है। बाकी हमारे काउंटिंग पर्सनल्स हैं वहाँ पे, हमारे डीएम, एडीएम, सीडीओ मैम हैं, एसपी साहब, पुलिस व्यवस्था पूरी हमारी चाक चौबंद है। और सभी पार्टीज़ के जो एजेंट बनाने के लिए आवेदन दिए गए थे उस आधार पे एजेंट बना दिए गए हैं और सभी अभी काउंटिंग हॉल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो क्या लगता है नतीजा कब तक आ जाएगा? 4-5 घंटे में? उम्मीद है कि 3 बजे तक हम लोग इससे फारिग हो जाएंगे। इस बार सुरक्षा के भी बहुत पुख्ता इंतजाम है। नॉमिनेशन के वक्त यह आया था कि एसपी कैंडिडेट के साथ मिसबिहेव किया गया है, यारो बीजेपी पे लगा था, तो इस समय सुरक्षा को लेकर भी आप लोगों ने काफ़ी आज काउंटिंग को लेकर, और क्या विजय जुलूस पर प्रतिबंध है?
हाँ, विजयी जुलूस पे भी प्रतिबंध है और बाकी हम लोग बिल्कुल पारदर्शिता बनाए हुए हैं। अंदर भी लगातार काउंटिंग की वीडियोग्राफी हो रही है और मीडिया पर्सन्स को भी टाइम पे अंदर ले जाया जाएगा, जिसमें एक राउंड हो चुका है और बाकी किसी भी तरह की राउंड वाइज आप हम लोगों को अपडेट करते रहेंगे रिजल्ट्स। 7 टेबल लगाई, कितने राउंड में? लगभग 3 राउंड में हमारा काम है। दीपाली जी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी देख रही हैं फर्रुखाबाद में, तो कुल मिला के 3 राउंड में ये कंप्लीट गिनती हो जाएगी। प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, वरीयता के आधार पर होता है। देखिए कई दफ़ा ये होता है कि कोई भी बीडीसी मेंबर है, प्रधान है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी लेकिन सेकंड थर्ड नहीं था। लेकिन ये भी है कि अगर कुल मत जो पड़े हैं उसका 50% से ज़्यादा एक ही प्रत्याशी को फर्स्ट राउंड मिल जाता है और इससे एक वोट ज़्यादा मिल जाता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो कुल मिला के इस समय कहा जाए जो काउंटिंग प्रोसेस है काफ़ी तेज़ हो चली है। जी बिल्कुल, काउंटिंग प्रोसेस तेज हो चुकी है। अधिकारी पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काउंटिंग है वो की जा रही है और तमाम अधिकारी की मौजूदगी में की जा रही है। अब सीधा हम प्रतापगढ़ का रुख करेंगे। विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है प्रतापगढ़ से फिलहाल? देखिए प्राची, 6 प्रत्याशी हैं यहाँ चुनाव मैदान में, यानी अक्षय प्रताप सिंह की बात करें जो राजा भैया की पार्टी से हैं, इसके अलावा भाजपा के हरि प्रताप सिंह हैं और समाजवादी पार्टी से विजय यादव हैं। 3 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। तो 6 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला है, लेकिन प्रतापगढ़ इकलौती ऐसी जगह है यूपी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी पक्ष का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं है। यहाँ प्रभाव है तो सिर्फ और सिर्फ राजा भैया का, वही चलता है। विधानसभा चुनाव में भी यही प्रभाव देखने को मिला था। काउंटिंग अंदर शुरू हो चुकी है और अक्षय प्रताप सिंह यानी जो राजा भैया की पार्टी से हैं, मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा अंदर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। अक्षय प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। जो शुरुआती जो बैलेट गिनती शुरू हुई है उसमें अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी वो आगे हैं और ये माना जा रहा था कि यहाँ पर यूपी की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर जो नया दल है, जनसत्ता दल जो राजा भैया ने बनाया है, उसके प्रत्याशी हैं अक्षय प्रताप सिंह। 4 बार MLC रह चुके हैं, ये 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि 5वीं बार भी उनको यहाँ पर भारी बहुमत मिल सकता है। 2815 के आसपास यहाँ पर वोट थे, जिसमें से करीब 2794 वोट यहाँ डाले गए थे। और आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर बनाई गई है वो इस तरह से है कि चूंकि सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर जो त्रिकोणीय संघर्ष है, तो त्रिकोणीय संघर्ष में जाहिर सी बात है यहाँ पर आपस में तनातनी का माहौल भी हो सकता है। एक वोट को लेकर जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, जब वोट पड़ रहे थे तब भी तनाव हुआ था। जो अक्षय प्रताप सिंह और उनके समर्थक पुलिस और उनके प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे भिड़ गए थे, तनातनी हुई थी, तू मैं हुई थी। तो यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। जो सामने आप देख रहे हैं वो सामने डबल बैरिकेटिंग है, यानी जो बैरिकेटिंग है जहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी हुई हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं। उसके पहले एक और बैरिकेटिंग लगाई गई है, वहाँ से हर तरह के वाहनों को बंद कर दिया गया है। 2 पहिया वाहन जो आ रहे हैं या 4 पहिया जो आ रहे हैं वो आसपास के रहने वाले लोगों के हैं, वो उनको सीधे दाईं तरफ मोड़ा जा रहा है। हमारे जो अगर सीधे देखेंगे तो दाईं तरफ आने जाने वाले लोग हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ पर है, अधिकारी लगातार मुस्तैद हैं। विवेक, आप रहिए हमारे साथ, फिर से आपके पास लौट करके आएंगे। लेकिन लखनऊ से भी शैलेश हमको सुबह से लेकर के अभी तक हर एक जानकारी दे रहे हैं। शैलेश, अभी कोई जानकारी मिल पा रही है? ताजा अपडेट क्या है लखनऊ उन्नाव सीट को लेकर? देखिए, अंदर फिलहाल पहले राउंड की काउंटिंग जारी है। सभी जो मतपत्र थे उनके अलग अलग बंडल बनाए गए। जिस तरह से हमने लगातार हम लोग बता रहे हैं कि वरीयता क्रम में काउंटिंग होती है, तो पहले चरण के लिए काउंटिंग जो है वो इस समय चल रही है अंदर। और पहले चरण में देखा जाएगा कि वोट जो है वो किसको जाते हैं। कुछ ही देर में तस्वीर उसकी साफ होना शुरू हो जाएगी और जिसको भी जीतना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए 2 कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 50% से ऊपर वोट उसको चाहिए होंगे वरीयता क्रम के हिसाब से। अगर हम देखें जो वोटिंग का पैटर्न होता है इसका, और पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है। कुल 4 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि होगी 60 टेबल पर और 3974 वोट। यानी अगर हम देखें तो मानकर चलिए कि 11 बजे तक चीज़ें बिल्कुल लगभग क्लियर हो जाएंगी कि किसका पलड़ाबाजी, कौन यहाँ पर बाजी मारने वाला है। बहरहाल यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। और अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो जो अभी कुछ देर पहले भी कुछ और जो एजेंट्स थे वो यहाँ पर अंदर गए थे और इस समय सभी 7 टेबल पर सपा और भाजपा दोनों के एजेंट्स लगे हैं। लगातार सभी की निगाहें इस पर कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिल रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि जो मुकाबला है भाजपा प्रत्याशी की अगर बात करें देखिए तो भाजपा के लिए जो सबसे फेवरेबल यहाँ पर है समीकरण वो यही है कि जो इसके वोटर हैं उनमें सांसद विधायक जितने भी हैं
ये सभी भाजपा के पास ज़्यादा हैं। ऐसे में वोट का जो प्रतिशत होगा वो भी ज़्यादा होना तय है। और यही वजह है शायद जब हम अभी कुछ देर पहले भी चर्चा कर रहे थे इसी चीज़ को लेकर कि यहाँ पर जो वोटिंग हुई जिस दिन 9 तारीख को हमने देखा तो कई ऐसे लोग थे भाजपा के जो वोट डालने नहीं पहुंचे। ऐसे रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह हैं, डिप्टी सीएम और विधायक हैं ब्रजेश पाठक, वो लोग नहीं आए। कहीं ना कहीं पार्टी देखिए एक एक वोट की अहमियत जानती है, लेकिन वो भी आश्वस्त है। देखिए जो जनता की वोटिंग होती है, जब विधानसभा चुनाव होता है, जनता की वोटिंग में आप नहीं जानते हैं कि कौन किसको वोट कर रहा है, लेकिन जब बात होती है विधान परिषद के चुनाव की तो हर पार्टी को लगभग अपना एक वोट प्रतिशत पता होता है। यानी जो जीतने वाला है वो भी जानता है, जो हारने वाला है वो भी अंदर अंदर जानता है कि उसकी स्थिति क्या है। जो दावे हैं वो लगातार किए जाते हैं। शैलेश, हम लौटेंगे आपके पास। सर, एक बड़ी खबर लगातार एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, सबसे तेज, सबसे सटीक। लेकिन इस बीच आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि एमएलसी चुनाव में जो काउंटिंग है वो कैसे होती है। देखिए, ज्यादा वोट पाने वाला विजयी उम्मीदवार होता है। पहली स्थिति ये होती है कि जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजयी घोषित होता है। ये आप समझ लीजिए, इस तरीके से ये काउंटिंग की जाती है। कुल पड़े वोट का आधे से अधिक पाना जरूरी होता है अगर किसी कैंडिडेट को जीतना है। यानी ऐसे समझिए कि 50% उसे कुल पड़े वोट में से पाना जरूरी है, तभी वो जीत दर्ज कर सकता है। अगर मान लीजिए कि 4000 वोट पड़े हैं कहीं पर, तो उसे 2001 वोट पाने जरूरी है अगर जीत दर्ज करनी है। दीपा, बाकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, दूसरी स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, किसी भी उम्मीदवार को कुल वोट का आधे से अधिक नहीं, ये स्थिति भी आपको समझनी होगी। अगर देखिए कुल पड़े वोट का आधे से अधिक पाना जरूरी है। अगर 4000 वोट पड़े हैं तो 2001 वोट पाना जरूरी होता है और जो उसको मिलता है वही विजेता होगा। और ऐसी स्थिति में गिने जाते हैं दूसरी वरीयता के वोट। ये भी दूसरी स्थिति किस तरीके से हो सकती है वो भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। और सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार के वोट ट्रांसफर किए जाते हैं, ये भी अहम जानकारी। थोड़ी सी जटिल पूरी प्रक्रिया जरूर होती है जिसको भी आपको समझना होगा। अब पहले, दूसरे और तीसरी भी जब स्थिति बन सकती है तो उसको लेकर भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और पूरा देखिए काउंटिंग का जो मैथमेटिक्स है प्राची, वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एक को अगर 1500 वोट मिलते हैं, कुल वोट 4000 है, कुल वोट 4000 है ये समझ लीजिए, और उम्मीदवार ABC है ये भी आप मान लीजिए, और A को वोट 1500 अगर मिलते हैं, इसके बाद देखिए B को वोट 1400 मिलते हैं और C को वोट अगर 1100 मिलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। तो ऐसे में प्रत्याशी C तीसरे नंबर पर होगा और देखिए C को मिले 1100 वोट फिर गिने जाएंगे और 1100 वोट का दूसरा वरीयता नंबर देखा जाएगा और A और B को मिले दूसरे वरीयता वोट गिने जाएंगे और फिर देखिए उसके बाद क्या होगा कि A और B को मिले वोटों में वरीयता वोट जोड़े जाएंगे और A और B में जिसका कुल वोट ज्यादा होगा वो विजेता बनेगा। तो ये पूरा मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है विधान परिषद के चुनाव का, ये समझाने की हमने आपको कोशिश की। बिल्कुल, देखिए दीपा एक बार फिर से समझाते हैं। अगर कहीं पर 3 उम्मीदवार हैं और कुल 4000 वोट कहीं पर पड़े हैं, अब आप ये फर्ज कीजिए, आप ये सोचिए कि A को, यानी जो A उम्मीदवार है उसे 1500 वोट मिले हैं, जबकि अगर B यानी कि दूसरे उम्मीदवार की हम बात करें तो उसे 1400 वोट मिले हैं और जो तीसरा उम्मीदवार है इन 4000 वोटों में से तीसरे उम्मीदवार यानी कि C ने 1100 वोट पाए हैं। यानी आप समझिए कि किसी को वो वोट नहीं मिले हैं जो जीत के लिए जरूरी है, 50% नहीं मिले, यानी कि 2001 वोट नहीं मिले हैं। उसके बाद क्या होगा ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि ऐसे में प्रत्याशी C तीसरे नंबर पर होगा, 1100 वोट का दूसरा वरीयता नंबर देखा जाएगा क्योंकि जो मतपत्र होता है उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं मतदाताओं को, तो दूसरे नंबर पर उसने किसे सबसे ज्यादा चुना है ये देखा जाता है तीसरे नंबर के जो प्रत्याशी है उसके मतपत्रों में। A और B को मिले दूसरे वरीयता वोट गिने जाएंगे, A और B को मिले वोटों में वरीयता वोट जोड़े जाएंगे और फिर यह देखा जाएगा कि A और B में से किसको ज्यादा वोट मिले हैं और उसी के आधार पर विजेता को घोषित किया जाएगा। और ये समझ लीजिए कि 50% से ऊपर कुल वोट में से होना बहुत जरूरी है, तभी कोई कैंडिडेट जीत दर्ज कर सकता है। ये जटिल प्रक्रिया है लेकिन इसे इस तरीके से किया जाता है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये प्रेफरेंस का चुनाव है, वरीयता का चुनाव है
और वरीयता के आधार पर ही विजेता को घोषित किया जाता है। अगर किसी को बहुमत नहीं मिल रहा, यानी कुल 50% नहीं मिल रहा है वोट, तो फिर कैसे चुनाव होता है ये हमने आपको समझाया है। अगर 3 कैंडिडेट्स में वोट बट रहा है, किसी को 2000 वोट नहीं मिल रहे हैं, 50% वोट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या किस तरीके से काउंटिंग होती है ये हमने आपको समझा दिया है। अब कुछ बड़ी खबरें मिल रही हैं, इसके लिए हम रुक करेंगे मेरी सहयोगी जया का। बिल्कुल प्राची, और जैसा कि आपने समझाया कि काउंटिंग की ये जटिल प्रक्रिया जरूर है, लेकिन अगर वरीयता तीसरे नंबर के अगर व्यक्ति को ज्यादा मिलती है, फिर ए और बी, जैसा कि मैथमेटिक्स आपने बताया, वो तमाम चीजें हम लगातार बता रहे हैं।